हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का टॉपिक हमारा ड्रोन हमले से जुड़ा हुआ है, जो कि अभी हाल ही में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के ज़रिए विस्फोट किया गया, विस्फोट का हमला हुआ। ये पहली बार है कि जब इंडिया में किसी हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक है सारा। अब ये जो ड्रोन का हमला हुआ है, इससे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, और इसी चुनौती को देखते हुए कई सारे जो मुद्दे हैं वो हमारे निकल कर आते हैं। वो क्या है कि जैसे ड्रोन के हमले और चिंताएं मैंने बोला, और ये जो ड्रोन के बढ़ते हुए हमले हैं इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। इसी तरीके से क्या भारत ने इसके नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए कुछ किया है, और इसमें फिर आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको देखते हुए तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ रहेगा हमारा प्रश्न। तो आगे बात करते हैं ड्रोन की। तो जो ये ड्रोन का हमला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली में जम्मू कश्मीर के जो नेताओं की कुछ नेताओं की बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी। उसके कुछ ही दिन बाद ये जो विस्फोट की घटना है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, ये सामने आई है। और इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, किसके साथ? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। और इसके बाद जो ये मामला है वो NIA को दे दिया गया है इसको देखने के लिए। तो अब ये जिस तरीके से ड्रोन का हमला हुआ है, मैंने कहा कि इसको लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए एक नई चुनौती बन गई है। तो सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए पेपर 3 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो आगे हम बात करें कि ड्रोन्स आखिर होते क्या है। तो ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो इसको जो नाम दिया था वो नाम दिया था UK ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने, जब उसने एक DH-82B क्वीन बी का नाम का एक प्लेन जो था उसका निर्माण किया था, तो तब इसने इसको ड्रोन का नाम दिया था। और ये बेसिकली अगर हम आम भाषा में समझे तो ये एक मानव रहित विमान होता है, यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन अगर इसको टेक्निकल भाषा में इसकी समझे तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इसको बोलते हैं, या UAV। तो ये एक उड़ने वाला रोबोट होता है, बहुत आसानी के साथ इसके जरिए इसको समझा जा सकता है। और इसके अलग अलग कई तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जो डुंजो है ये एक डिलीवरी और ई-कॉमर्स फर्म है। इसका जो काम है वो अभी एक इसने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और उसमें क्या करेगा, जो दवाइयाँ हैं वो हवाई रास्ते के ज़रिए उनको पहुंचाएगा। कहाँ पर? ये तेलंगाना सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया है। और क्या उस प्रोजेक्ट का नाम है? मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई। तो ये प्रोजेक्ट है जो वहाँ लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है? जिस तरीके से जो कोरोना महामारी की वजह से जैसा माहौल है, तो ऐसे में हर किसी तक बहुत एक बड़े पैमाने पर लोगों तक दवाइयों की, हेल्थ केयर की पहुँच को बनाना और उसे मजबूत करना, और आगे भी ये इसका उद्देश्य है। जो डुंजो का ये प्रोजेक्ट है, इसका ये एम है। इसके अलावा जैसे इस्तेमाल कई तरीके का है, तो इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो ईरान का IRGC है। IRGC ये देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो इसके जो कमांडर हैं उन्होंने अभी हाल ही में ये बताया था, उसकी तरफ से ये बताया गया था IRGC की तरफ से, कि जो उनके पास ड्रोन है वो उसकी रेंज जो है वो 7000 किलोमीटर तक की है, उसकी सक्षमता 7000 किलोमीटर तक की है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस तेज़ी के साथ ड्रोन्स में आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये इसकी बात हुई। तो अब जो ड्रोन हमले की बात हो रही है, तो इसको लेकर क्या कर चिंताएं हैं। तो चिंता की अगर हम बात करें तो ये तो भारत में जो हमला हुआ, ये ड्रोन का पहली बार ऐसे इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हाल के दिनों की बात करें तो 2019 में इसका सबसे जो हाई प्रोफाइल घटना रही वो 2019 की रही। कहाँ? सऊदी अरब की जो सरकारी तेल कंपनी है सऊदी अरामको, वहाँ पर जो हाउथी विद्रोही हैं उन्होंने इसके जो सऊदी अरामको है उसके 2 बड़े तेल ठिकानों पर हमला किया था, जिससे ऑयल प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। और पिछले कुछ सालों में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें तेज़ी के साथ प्रसार हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जो अगर हम सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज की आंकड़ों की माने
तो पाकिस्तान से लगा हुआ जो सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है उसके पास कब से 2019 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। उसके बाद से जो पाकिस्तान के पास जो सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है वहाँ पर 300 से भी ज़्यादा ड्रोन्स या फिर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए थे। तो ये उनका आंकड़ा है। और जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में 2019 के अगस्त 2019 के बाद से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कई मामलों में बढ़ा है। जैसे हथियार हो गए, गोला बारूद हो गया, ड्रग्स की तस्करी, इन सब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और इसका जो इलाज है, जो ड्रोन्स हैं, जो छोटे ड्रोन्स होते हैं, इनको हम मार गिरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो स्नाइपर राइफल यानी इनका जो हल है वो इनको मार गिराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्नाइपर राइफल की ज़रूरत होती है। और साथ साथ क्या ज़रूरी है कि उनका रेंज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है उन ड्रोन्स का, तभी उनको मार के गिराया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है छोटे ड्रोन्स को। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये एक और परेशानी इनको डिटेक्ट करने में ये है कि ये काफ़ी नीचे उड़ते हैं और इसी वजह से किसी भी जो रडार सिस्टम है उनसे इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। जो छोटे ड्रोन्स होते हैं, बड़े ड्रोन्स को पता लगाने के लिए जो भी बड़े सिस्टम्स बनाए गए हैं उनके ज़रिए बड़े ड्रोन्स का पता लगाया, लेकिन जो छोटे ड्रोन्स होते हैं वो किसी भी छोटी जगह से आसानी के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, इवन किसी घर की बालकनी से भी लॉन्च किया जा सकता है उसको। तो इसीलिए उनको पकड़ पाना मुश्किल है और इसीलिए किसी रडार के सिस्टम के ज़रिए पता नहीं लगाए जाते। और इसी वजह से ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि इनका जैसे अब ये एक विस्फोटक घटना हुई तो इनको जो विस्फोटक सामग्री है उसके साथ इनको लैस किया जा सकता है और कहीं पर भी इनको लक्ष्य बनाकर इनको छोड़ा जा सकता है, तो जिससे एक ख़तरा जो है सुरक्षा को लेकर वो सामने आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि 2019 में सऊदी अरामको की घटना हुई तो जो ऑयल प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। तो ये बात हुई हमलों की और चिंताओं की। अब बात करते हैं कि क्या भारत ने इसके जो विनियमन के लिए या इसके रेगुलेशन के लिए कुछ किया है। लेकिन उससे पहले इसके जो हमले हैं उनके हम कारणों को जानें तो बहुत सीधे से कुछ कारण समझ आते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो ये ड्रोन्स होते हैं, अगर हम पारंपरिक हथियारों की बात करें तो उनके मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और आसानी के साथ कहीं से भी कितनी भी दूर से जो इनका एरिया है जो सेट किया गया उसके हिसाब से इनको दूर से चलाया जा सकता है, रिमोट के ज़रिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसका बड़ा कारण है और इसी वजह से ये इस्तेमाल में इनके बहुत आसानी होती है, क्योंकि सस्ते हैं, दूर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसी वजह से उपयोग में इस्तेमाल में ये बहुत आसान रहते हैं। और दूसरा जो इसकी टेक्निक है उस तक आसानी से पहुंच होना, तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से जो ड्रोन के हमले हैं पिछले कुछ सालों में तेज़ी के साथ बढ़े हैं। तो अब जानते हैं कि भारत में इसके ड्रोन्स के नियमन के लिए कुछ किया गया है, क्या किस तरीके के कानून है या नियम है किस तरीके के। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो यूएस नियम 2020 की, इसमें ड्रोन्स के प्रोडक्शन से लेकर उसके बिजनेस से लेकर या फिर उसके इस्तेमाल से लेकर प्रोडक्शन से लेकर कुल मिलाकर इस्तेमाल तक के लिए इसमें कुछ नियम अधिसूचित किए गए हैं, जिसका मकसद यही है कि इसका न सिर्फ प्रोडक्शन बल्कि कुल मिलाकर इनका इंपोर्ट करना, इनका बिजनेस करना और सभी को मिलाकर इनका जो इस्तेमाल है उसको रेगुलेट किया जा सके, उसको विनियमित किया जा सके, ये इसका मकसद है। और इसी के लिए ये इसके इस्तेमाल के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। ये जो नियम है 2020 का, ये इसकी एक रूपरेखा बनाता है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है नेशनल काउंटर रॉक ड्रोन गाइडलाइंस 2019। इसका मकसद है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी ऐसी खास जगह हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक मॉडल बनाता है। किस तरीके का, उस मॉडल के अंदर कुछ चीज़ों को की तैनाती, कुछ चीज़ों को लागू करने का, ताकि इस उनकी सुरक्षा को बचाए रखा जा सके, कायम रखा जा सके। वो क्या क्या है, जैसे रडार का है, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर किस तरीके से काम करता है, जैसे कोई ड्रोन है वो जो फ्रीक्वेंसीज लेगा और फ्रीक्वेंसीज वापस देगा अपने सेंटर को जहाँ से वो छोड़ा गया है, तो वहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसीज का लेन देन होगा तो उसको कंट्रोल करके या उसको भेद कर इससे
जो ड्रोन है उसको निष्क्रिय इनएक्टिव किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, इंफ्रारेड कैमरे वगैरह, इस तरीके के इसमें जो साधन है वो इसमें शामिल है। साथ साथ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है वो भी इसी तरीके से काम करता है कि उसको जैम कर देता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इससे जैम हो जाती हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, इससे जो रडार है उसको लोकेट किया जाता है कि आखिर उसकी जो स्थिति है वो क्या है, कहाँ पर वो है। इसी तरह से लेज़र और ड्रोन कैचिंग नेट जैसे भी जो उपाय हैं उनको उपयोग करने के या उनको प्रयोग करने का भी सुझाव दिया गया है। तो ये बात हुई 2019 की गाइडलाइंस की। अब जैसे हम अगर बात करें ड्रोन्स की, तो क्या इनके लिए कुछ और जो और कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो अमेरिका, इज़राइल, चाइना वगैरह बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स को बना रही हैं। तो अगर हम इज़राइल की बात करते हैं तो इसमें इज़राइल का भी आता है, इज़राइल का आता है स्मैश 2000 प्लस है, जो कि भारत में इसका भी सीमित स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसके साथ साथ जो डीआरडीओ है उसने DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का विकास किया है, इस सिस्टम का निर्माण किया है। ये ड्रोन रोधी यानी एंटी ड्रोन सिस्टम है, और लेकिन इसका अभी कम ही उत्पादन हुआ है, कम ही प्रोडक्शन हुआ है, तो बड़ी संख्या में या अभी बड़े लेवल पर इसका उत्पादन नहीं है, ये एक इसमें कमी है। और जैसे स्मैश 2000 प्लस की बात कर रहे थे, तो ये भी अभी सीमित संख्या में कह लें तो अभी बहुत कम लेवल पर ही इसका जो आयात है हमने किया है। हालांकि अब भारत ये सोच रहा है कि जो इज़राइल है उससे इस प्रणाली को और बड़े लेवल पर मंगाया जा सके। और ये क्या काम करता है जो स्मैश 2000 प्लस है कि दिन रात दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही कंडीशंस में जो छोटे ड्रोन्स हैं उनसे निपटने के लिए इनको बंदूक और मिसाइलों में यानी कि जो राइफल्स हैं उनके अंदर इसको लगाया जाता है, तो जिससे ये दोनों ही कंडीशंस में, चाहे दिन हो या रात, उससे निपट सकती है। तो अगर एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो जो इज़राइल है वो ड्रोन डोम इसका इस्तेमाल करता है। जो इज़राइल की टेक्निक है, जो सिस्टम है, ड्रोन डोम टेक्निक है, और ये क्या करती है, उसको डिटेक्ट करती है ड्रोन को और फिर उसको इंटरसेप्ट करती है। इसके अलावा जो अमेरिका है यानी यूएस की जो है वो है ड्रोन हंटर। क्या है? ड्रोन हंटर। ये क्या काम करती है कि इसके जरिए एक मकड़ी के जाले के शेप में एक नेट निकलता है जो हवा में ही ड्रोन को कैप्चर करता है और उसको नीचे गिरा देता है उस जाले के जरिए। तो ये अमेरिका की है और ये है इज़राइल की। तो ये इज़राइल की प्रणाली है। अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग हमने सबके पहलू देखे, भारत के जो इसमें रेगुलेट करने के लिए इसको क्या कदम उठाए गए हैं, और जो और कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, इज़राइल, ये किस तरीके की प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो ये हमला हुआ है तो इसको देखते हुए जिस तरीके से जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, उसके लिए एक चुनौती सामने आई है। तो ऐसे में हमें आगे और क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला तो ये कि जो मौजूदा नियम हैं, जिन नियमों की भी हम बात करते हैं, और इन सब को और ज़्यादा कठोर करने की ज़रूरत है। साथ साथ जो जिस तरीके से जैसे और कंट्रीज़ में है, तो हमें ज़रूरत है, भारत को ज़रूरत है कि और उसका भी अपना इस तरीके का कोई सिस्टम होना चाहिए, एंटी ड्रोन सिस्टम उसके पास होना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की चुनौती का सामना आसानी से किया जा सके। साथ साथ जो वर्तमान ड्रोन नियम है वो किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन इसमें और कड़े नियमों की ज़रूरत है ताकि इससे पूरी तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके, और साथ साथ जो भी इस तरीके की गतिविधि होती है उनको आसानी से समझा और पहचाना जा सके। और इसी को देखते हुए जो हमारी सुरक्षा रणनीति है उस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है, ताकि उसके हिसाब से किन नए और हमें टेक्निक्स की ज़रूरत है, किन किन प्रणालियों की ज़रूरत है, उस पर हम ठीक से विचार कर सके, उनको अपना सके। तो ये टॉपिक था अभी। अब आप पहले प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया ड्रोन हमलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। इसके मद्देनजर भारत में ड्रोन रोधी तैयारी का आकलन कीजिए। तो प्रश्न भी वही बात कह रहा है जो अभी हम बात कर रहे थे कि किस किस चीज़ की अभी हमें आगे ज़रूरत है, क्या आगे हम कदम उठा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आप पूरा अच्छे तरीके से टॉपिक को समझकर इस प्रश्न का उत्तर लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।